हमारी सोलर सिस्टम का बॉर्डर एक इनविजिबल दीवार है। इसके पार सिर्फ खामोशी और अंधेरा है और वो इंटरस्टेलर स्पेस है जहां हमारे सूरज की रोशनी भी एक मामूली तारे जैसी दिखती है। हजारों सालों से हम मानते आए हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जो भी है, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, वो सब हमारे हैं। वो सूरज के परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन अक्टूबर 2017 में सब कुछ बदल गया। पहली बार इंसानी इतिहास में हमने एक ऐसी चीज देखी जो बाहर से आई थी। उसका नाम था ओमुआमुआ। उसने हमें कंफ्यूज किया, उसने हमें डराया और बिना किसी जवाब के वो चला गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अब तक के सबसे डीप इन्वेस्टिगेशन में। आज दिसंबर 2025, इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे दिमाग में वही 2017 वाला खौफ और क्यूरियोसिटी वापस आ गई है, क्योंकि ओमुआमुआ अकेला नहीं था। उसके बाद आया बोरिसोव और अब बोरिसोव के बाद हमारे बीच एक तीसरा मेहमान आ चुका है, 3i एटलस। इस ऑब्जेक्ट ने पिछले 5 महीनों में जो हरकतें की हैं, जो डाटा हमें दिया है, उसने हार्वर्ड से लेकर नासा तक सबकी नींदें उड़ा रखी हैं। क्यों इसकी स्पीड नॉर्मल फिजिक्स के रूल को तोड़ रही है? क्यों इसका कंपोजिशन हमारे किसी भी कॉमेट से मैच नहीं करता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रोफेसर एवी लोएब सही कह रहे थे? क्या ये सच में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है जो हमें स्कैन करके वापस जा रहा है? आज हम स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, आज हम करेंगे साइंस का पोस्टमार्टम। हम पढ़ेंगे लाइट कर्व्स, हम देखेंगे ऑर्बिटल मैकेनिक्स, हम ट्रैक करेंगे इसकी लाइव लोकेशन को और साथ ही साथ हम जानेंगे इसकी वायलेंट हिस्ट्री। अगर आपको लगता है कि आप 3i एटलस के बारे में सब जानते हैं, तो फिर सोचिए, क्योंकि सच आपकी सोच से कई ज्यादा अजीब है। ये है 3i एटलस, द फुल डॉक्यूमेंट्री। चैप्टर 1, द डिस्कवरी एंड द मैथमेटिक्स ऑफ इम्पॉसिबल। कहानी शुरू होती है 1 जुलाई 2025 की ठंडी रात से। लोकेशन चिले। वहाँ पर एटलस, एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम नाम का एक रोबोटिक टेलीस्कोप हर रात आसमान को स्कैन करता है। इसका प्राइमरी काम है उन पत्थरों को ढूंढना जो अर्थ से टकरा सकते हैं। बेसिकली ये धरती का सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन उस रात कंप्यूटर एल्गोरिथम ने एक रेड फ्लैग रेज किया। एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ जिसका तब मैग्नीट्यूड 18.5 था, यानी नंगी आंखों से देखने के लिए जितनी रोशनी चाहिए उससे 1 लाख गुना धुंधला। शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि ये शायद कोई पुरानी सैटेलाइट है या कोई आम एस्ट्रॉइड जो मार्स और जुपिटर के बीच भटक रहा है। लेकिन जब उन्होंने मैथ लगाया तो उनके हाथ कांपने लगे। साइंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रास्ता या ऑर्बिट 3 तरह से डिफाइन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना इस पूरी मिस्ट्री की चाबी है। एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये अंडाकार रास्ता होता है। अर्थ, मार्स, जुपिटर, कॉमेट्स सब इसी में घूमते हैं। ये सूरज की ग्रेविटी के कैदी हैं। ये सूरज को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इनकी एसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है। पैराबोलिक ऑर्बिट, इनकी एसेंट्रिसिटी 1 होती है। ये ऑब्जेक्ट बस एक बार आते हैं, सूरज को हाई बोलते हैं और निकल जाते हैं। हाइपरबोलिक ऑर्बिट, इनकी एसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है। ये है द डेंजर जोन। ये वो ऑब्जेक्ट है जो इतने तेज हैं कि सूरज की ग्रेविटी इन्हें पकड़ नहीं सकती। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने 3i एटलस की एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट की तो नंबर आया 6.13। दोस्तों, ये नंबर छोटा नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा शौक था। याद कीजिए ओमुआमुआ को, उसकी एसेंट्रिसिटी 1.2 थी, बोरिसोव की 3.3, लेकिन इसकी 6.13। क्या इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट कोई पत्थर नहीं बल्कि एक बुलेट है। जब ये हमारे सोलर सिस्टम के बॉर्डर पर एंटर हुआ तो इसकी स्पीड थी 2,21,000 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड नेचुरल एस्टेरॉइड्स की नहीं होती। इतनी स्पीड पैदा करने के लिए या तो इसे किसी ब्लैक होल ने फेंका होगा या फिर इसके पास अपना प्रोपल्शन सिस्टम है। साइंटिफिक कम्युनिटी का पहला रिएक्शन था, ये एरर है, टेलीस्कोप खराब है। लेकिन अगले 48 घंटों में दुनिया भर की 20 ऑब्जर्वेटरीज ने जापान से लेकर साउथ अफ्रीका तक इसे कंफर्म किया। ये कोई गलती नहीं थी, कोई चीज वेगा स्टार की डायरेक्शन से आई थी और वो सीधा हमारी गोल्डीलॉक्स जोन, जहां हम रहते हैं, उसकी तरफ बढ़ रही थी। चैप्टर 2, द शीप एंड द लाइट कर्व मिस्ट्री। जब हमें पता चला कि मेहमान आ गया है तो हमने अपने सबसे पावरफुल कान और आंखें उसकी तरफ मोड़ दिए। लेकिन जो डाटा वापस आया उसने मिस्ट्री नंबर 1 को जन्म दिया, द लाइट कर्व। यहीं से कहानी अजीब होनी शुरू होती है। नॉर्मली अगर कोई गोल पत्थर स्पेस में घूमता है तो उसकी चमक लगभग कांस्टेंट रहती है, क्योंकि बॉल को किसी भी तरफ से देखो वो गोल ही दिखती है। लेकिन 3i एटलस की चमक हर 7 घंटे और 12 मिनट में पागल हो रही थी। एक पल में ये बहुत ब्राइट दिखता,
और अगले ही पल में ये गायब हो जाता। ब्राइटनेस का रेशियो 10:1 था। इसका फिजिकल मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट गोल नहीं है, ये या तो सिकार शेप का कोई लंबा ऑब्जेक्ट है जो टम्बल कर रहा है, या फिर ये फ्लैट पैनकेक या डिस्क जैसा है। और ये थ्योरी साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा परेशान करती है। नेचर में पत्थर डिस्क शेप के नहीं बनते। क्या आपने कभी अंतरिक्ष में उड़ती हुई सॉसर शेप चट्टान देखी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट, स्पेस शेप या सोलर सेल, वो अक्सर फ्लैट होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। प्रोफेसर एवी लोएब, जो हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमी के हेड रह चुके हैं, उन्होंने तुरंत पॉइंट आउट किया, नेचर डजंट मेक पैनकेक्स बट सिविलाइजेशन डू। यही वो पहला मोमेंट था जब साइंटिफिक पेपर्स में दबे हुए शब्दों में एलियन वर्ड यूज किया जाने लगा। चैप्टर 3, द एंशिएंट एनोमली। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया, 3i एटलस की मिस्टीरियस एक्सेलरेशन। हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट सन की ग्रेविटी से जितना तेज चलना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा तेज मूव कर रहा था। पर ऐसा क्यों? इसका जवाब छुपा है उसके कोमा में। इसको समझने के लिए एक सिंपल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सोचिए 3i एटलस एक फ्रोजन रॉक नहीं बल्कि एक कॉस्मिक सोडा कैन है। जैसे ही ये सन के पास पहुंचा, सन की हीट ने इसके सरफेस पर जमी हुई आइस को इंस्टेंटली गैस में बदल दिया। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड आइस सीधा गैस बन गई, लेकिन ये गैस शांति से नहीं निकली, ये जेट्स की तरह प्रेशर से बाहर निकली। इमेजिन कीजिए एक बलून जिसकी हवा आपने अचानक छोड़ दी हो। हवा पीछे निकलती है और बलून आगे बढ़ता है, राइट? एग्जैक्टली यही 3i एटलस के साथ हुआ। इसके सरफेस से मेथनॉल, हाइड्रोजन साइनाइड और वाटर वेपर का एक बड़ा सा क्लाउड, जिसे हम कोमा कहते हैं, प्रेशर के साथ बाहर निकला। ये गैसेस पीछे की तरफ शूट हुई और बदले में 3i एटलस को एक नॉन ग्रेविटेशनल पुश मिला। इसने उसकी स्पीड को ग्रेविटी की कैलकुलेशन से ज्यादा बढ़ा दिया। अब आप बोलेंगे ये तो नॉर्मल कॉमेट्स भी करते हैं, इसमें नई बात क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। जब पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ आया था, उसमें हमें कोई भी कोमा या गैस नहीं दिखाई दी थी, फिर भी वो एक्सेलरेट हुआ, जो कि आज भी मिस्ट्री है। लेकिन 3i एटलस ने खुलकर सब कुछ दिखा दिया। नासा और हबल टेलीस्कोप ने कंफर्म किया है कि इसके आसपास एक टीयर ड्रॉप शेप कोमा बन गया था और एक एंटी टेल डेवलप हो गई थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब जैसे साइंटिस्ट का कहना है कि जितनी गैस निकली और जिस तरह से एक्सेलरेशन हुआ वो नेचुरल हिसाब किताब से थोड़ा अलग है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये गैस जेट्स रैंडमली नहीं निकले, बल्कि शायद किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में निकले, बिल्कुल वैसे जैसे किसी स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स काम करते हैं। क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है कि सन के सबसे क्लोज पॉइंट पर इसने अपना इंजन स्टार्ट किया, या ये बस एक वॉलेटाइल कॉमेट है जो पिघल रहा है? चैप्टर 4, व्हाट JWST सॉ ऑन 3i एटलस। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, जब नासा ने अपना सबसे पावरफुल टेलीस्कोप, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, 3i एटलस की तरफ मोड़ दिया। तो उसने क्या देखा? क्या उसने कोई मेटल की स्पेसशिप देखी या कोई एलियन साइन पकड़ा? जवाब है नहीं। लेकिन जेम्स वेब ने जो देखा वो एलियन से कम हैरान करने वाला नहीं था। जेम्स वेब के पास नीरस्पेक, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की केमिस्ट्री, यानी वो किस चीज से बना है, ये बता सकता है। वेब ने कंफर्म किया कि 3i एटलस हमारे सोलर सिस्टम की कॉमेट से बिल्कुल अलग है। जब वेब ने इसका केमिकल फिंगरप्रिंट लिया तो पता चला कि ये ऑब्जेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। नॉर्मल कॉमेट्स में यूजुअली वाटर आइस ज्यादा होती है, लेकिन 3i एटलस में CO2 और वाटर का रेशियो 8:1 था। मतलब इसमें पानी के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड 8 गुना ज्यादा थी। ये सुनने में शायद बोरिंग लगे, पर साइंटिस्ट के लिए रेड अलर्ट था, क्योंकि इतनी ज्यादा CO2 तभी जम सकती है जब ये ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट स्टार से बहुत दूर किसी एक्सट्रीमली ठंडे इलाके में बना हो। इस पर वेब ने कुछ और भी गैसेस को डिटेक्ट किया, जैसे कार्बोनाइल सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाँ थोड़ा सा वाटर वेपर भी। लेकिन सबसे बड़ी डिस्कवरी ये थी कि इसके आसपास डस्ट बहुत कम थी। यूजुअली कॉमेट जब पिघलते हैं तो धूल का एक लंबा टेल बनाते हैं, पर 3i एटलस बस गैस रिलीज कर रहा था, एक घोंसली ऑब्जेक्ट की तरह। तो जेम्स वेब ने ये क्लियर कर दिया कि ये कोई मेटल या स्पेसक्राफ्ट नहीं है, ये एक आइस वर्ल्ड है। लेकिन इसकी केमिस्ट्री हमें बता रही है कि ये जिस सोलर सिस्टम से आया है वहाँ के रूल्स हमारे सोलर सिस्टम से बिल्कुल अलग हैं। चैप्टर 5, 3i एटलस प्लैनेटरी एनकाउंटर। जब कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आता है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या वो किसी प्लैनेट से टकराएगा।
थ्री आई एटलस के केस में सीधा जवाब है नहीं। थ्री आई एटलस हमारे किसी भी प्लेनेट के लिए कभी कोई डेंजर नहीं था, लेकिन इसकी ट्रेजेक्टरी इतनी कमाल की थी कि इसने हमारे दो बड़े प्लैनेट्स मार्स और जुपिटर को एक वीआईपी ऑब्जर्वेशनल डेक बना दिया। अक्टूबर 2025 द मार्स एनकाउंटर, थ्री आई एटलस का सबसे क्लोज एनकाउंटर हुआ हमारे पड़ोसी ग्रह मार्स के साथ। अक्टूबर 2025 में ये कॉमेट मार्स से सिर्फ 30 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरा। स्पेस की टर्म्स में ये बहुत क्लोज पास माना जाता है और इसी प्रॉक्सिमिटी का फायदा उठाया नासा और ईसा ने। मेविन ऑर्बिटर, ये वो स्पेसक्राफ्ट है जो मार्स के अराउंड घूम रहा है। उसने अपना फोकस मार्स से हटाकर थ्री आई एटलस पर किया। इसने अल्ट्रावायलेट इमेजेस लेकर कॉमेट की कोमा में छिपे हुए हाइड्रोजन एटम्स को देखा। एमआरओ, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, इसने भी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स लेकर कॉमेट के स्ट्रक्चर और उसकी कोमा की शेप को स्टडी किया। परसीवरेंस रोवर, यहाँ तक कि हमारा मार्स पर मौजूद परसीवरेंस रोवर भी रुका और उसने अपने मेस्ट कैम से इस दूर के मेहमान की एक फेंट सी झलक भी कैप्चर की। सोचो, मार्स पर चलते हुए एक रोवर ने दूसरे स्टार सिस्टम से आए हुए ऑब्जेक्ट को देखा। ये साइंस के लिए एक इनक्रेडिबल मोमेंट था। मार्च 2026 द जुपिटर डिकॉय, मार्स से आगे निकलने के बाद थ्री आई एटलस अब अपने एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहा है और उस रास्ते में आएगा हमारे सोलर सिस्टम का राजा जुपिटर। मार्च 2026 में थ्री आई एटलस जुपिटर के करीब 53 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। ये एनकाउंटर इतना खास है कि नासा के साइंटिस्ट ने ये आइडिया भी दिया कि जुपिटर के ऑर्बिट में घूम रहा जूनो स्पेसक्राफ्ट, अगर उसमें थोड़ा सा भी फ्यूल बचा हो तो उसे थ्री आई एटलस के और करीब ले जाया जा सकता है। और सिर्फ जूनो ही नहीं, ईसा का नया मिशन जूस, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर भी इस कॉमेट को ऑब्जर्व कर रहा है। जुपिटर की ग्रेविटी फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस क्लोज पास से थ्री आई एटलस की ट्रेजेक्टरी में छोटा सा चेंज आ सकता है जो इसकी स्पीड और इसके पाथ को मॉडिफाई कर सकता है। तो इन एनकाउंटर्स की बॉटम लाइन क्या है? ये कॉमेट्स हमारे लिए फ्लाइंग केमिकल लैब्स की तरह हैं। जब ये मार्स और जुपिटर के पास से गुजरे तो हमारे स्पेसक्राफ्ट को उन्हें साइड एंगल से देखने का मौका मिला। इससे हम कॉमेट की स्पीड, कॉम्पोजिशन और वो कैसे पिघल रहा है ये सब डिटेल में समझ पाए। ये एक इंटरस्टेलर मैसेंजर को ऑन द स्पॉट स्टडी करने का गोल्डन चांस था। चैप्टर 6 द करंट लोकेशन। अब हम बात करेंगे आज की। अगर आप अभी अपनी छत पर जाएं और टेलीस्कोप लगाएं तो थ्री आई एटलस कहाँ है? ये हमसे अभी 28.2 करोड़ किलोमीटर दूर है। लाइट को वहाँ से हम तक आने में लगभग 15 मिनट लगते हैं। इसकी करंट स्पीड 58.4 किलोमीटर पर सेकंड है। सूरज के रिलेटिव ये 2,10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। इसका अपैरेंट मैग्नीट्यूड अभी +10.5 है। हमें ये नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन एक अच्छे 8 इंच के टेलीस्कोप से आपको ये एक धुंधले ग्रे धब्बे की तरह दिखेगा। ध्यान दीजिए, 19 दिसंबर 2025 को ये अर्थ के सबसे करीब होगा। ये वो टाइम होगा जब एमेच्योर एस्ट्रोनॉट्स इसकी सबसे साफ फोटो ले पाएंगे। इसके बाद मार्च 2026 में ये जुपिटर की ऑर्बिट को क्रॉस करेगा और हमेशा के लिए सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। सवाल ये उठता है, क्या ये अर्थ से टकराएगा? नासा ने कंफर्म किया है, इसके चांसेस 0 हैं। देयर वुड बी नो इम्पैक्ट। ये अर्थ से टकराएगा नहीं, हम सेफ हैं। चैप्टर 7 द इम्पॉसिबल चेज। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम थ्री आई एटलस को पकड़ नहीं सकते। टेक्निकली मैंने सच कहा था। नॉर्मल रॉकेट से ये नामुमकिन है, लेकिन प्रैक्टिकली एक रास्ता है, एक पागलपन वाला रास्ता। इस मिशन का नाम है प्रोजेक्ट लायरा 2.0। हमारी प्रॉब्लम क्या है? थ्री आई एटलस की स्पीड 58 किलोमीटर पर सेकंड है। हमारा सबसे तेज रॉकेट लॉन्च के वक्त सिर्फ 16 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। हम सीधा पीछा नहीं कर सकते, हम हार जाएंगे। तो हम यूज करेंगे फिजिक्स का चीट कोड, द ऑबर्थ मैन्यूवर। सिंपल भाषा में गिर कर संभलना और गोली की तरह निकलना। प्लान ये है, हम स्पेसक्राफ्ट को थ्री आई एटलस की तरफ नहीं बल्कि सूरज की तरफ लॉन्च करेंगे। हमारा स्पेसक्राफ्ट सूरज के बहुत करीब जाएगा, इतना करीब जहाँ टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस होगा। वहाँ सूरज की भयानक ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ा देगी और ठीक उस पॉइंट पर जब स्पीड मैक्सिमम होगी हम इंजन्स फायर करेंगे। ये कॉस्मिक स्लिंग शॉट है। इस टेक्निक से हम 80 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड हासिल कर सकते हैं। चैलेंजेस मैसिव हैं। हीट शील्डिंग कैसी होगी? टाइमिंग कितनी प्रिसाइज होगी? अगर हम जनवरी 2026 में लॉन्च करें तो हम थ्री आई एटलस को 2039 में कैच कर सकते हैं। तब तक ये ऑब्जेक्ट जुपिटर और सैटर्न को क्रॉस करके काइपर बेल्ट में होगा। सवाल ये है, क्या ये वर्थ इट है? एक बर्फ के टुकड़े के लिए $5 बिलियन?
साइंटिस्ट कहते हैं हाँ, क्योंकि अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को टच कर लिया और वहाँ हमें ऑर्गेनिक मटेरियल, एमिनो एसिड्स या डीएनए ब्लॉक मिल गए तो हमें पता चल जाएगा कि लाइफ सिर्फ धरती पर है या पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। ये $5 बिलियन हमें हमारी एग्जिस्टेंस का जवाब दे सकते हैं। साइफाई राइटर लियू सीचीन ने अपनी किताब द 3 बॉडी प्रॉब्लम में एक थ्योरी दी थी, द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। वो कहते हैं यूनिवर्स एक अंधेरा जंगल है, हर सिविलाइजेशन एक शिकारी है जो सांस रोके हुए छिपा हुआ है। अगर कोई शिकारी अपनी लोकेशन रिवील करता है तो दूसरे शिकारी बिना सोचे समझे उसे खत्म कर देंगे। इसीलिए एलियंस हमें कांटेक्ट नहीं करते, क्योंकि शोर मचाने का मतलब है मौत। अब इस थ्योरी को 3i एटलस पर लगाते हैं। बस 1 मिनट के लिए मान लीजिए ये आर्टिफिशियल है, लेकिन इसने हमसे बात क्यों नहीं की? इसने हमें कोई सिग्नल क्यों नहीं भेजा? इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, हम उनके लिए इतने प्रिमिटिव हैं कि उन्होंने हमें नोटिस ही नहीं किया। जब आप हाईवे बनाते हैं तो क्या आप वहाँ रहने वाली चींटियों से परमिशन लेते हैं? नहीं, हम शायद उनके लिए वही चींटियां हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी, ये एक जासूस था। शायद 3i एटलस ने हमारी पूरे सोलर सिस्टम का मैप बना लिया हो। क्या पता 50 साल बाद जब वो डाटा अपने घर पहुंचेगा तब हमें असली विजिटर दिखेंगे। ये सब स्पेकुलेशन है, शायद ये बस नाइट्रोजन का टुकड़ा ही हो। लेकिन साइंस का काम है हर दरवाजे को खटखटाना, चाहे उसके पीछे भूत हो या भगवान। चैप्टर 8, वेयर आर यू बिन एरा। डरना बंद करते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। हम एक नए युग में एंटर कर रहे हैं। इस साल के अंत तक चिले में वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी। इसका कैमरा 3200 मेगापिक्सल का है। ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि ये ऑब्जर्वेटरी हर साल ऐसे कम से कम 5 से 10 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को ढूंढ निकालेगी। अब तक हमारे पास सिर्फ 3 थे, 1i ओमुआमुआ, 2i बोरिसोव और 3i एटलस। अगले 10 सालों में हमारे पास 100 होंगे। तब हमें पता चलेगा कि 3i एटलस रेयर है या कॉमन। अगली बार जब कोई मेहमान आएगा तो हम सिर्फ दूरबीन लेकर खड़े नहीं रहेंगे। ESA का कॉमेट इंटरसेप्टर मिशन रेडी है। हम उसका हाथ पकड़ लेंगे, हम उस पर लैंड करेंगे, हम उसे ड्रिल करेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ 3i एटलस की किस्मत कितनी अजीब है। उसने करोड़ों साल अकेले अंधेरे में बिताए। वो अपने सोलर सिस्टम को छोड़कर हमारी सोलर सिस्टम में आया। उसने हमारी सूरज की गर्मी ली, थोड़ा पिघला, अपनी शेप बदली और फिर वापस अंधेरे में चला गया। उसके लिए हमारा सोलर सिस्टम बस एक पेट्रोल पंप था और हम उस पेट्रोल पंप पर खड़े रहने वाले लोग हैं जो हर गाड़ी को हैरानी से देखते हैं। लेकिन ये मुलाकात भले ही 5 महीने की थी, इसने हमें बदल दिया है। इसने हमें याद दिलाया है कि हमारा सोलर सिस्टम कोई बंद कमरा नहीं है, ये खुला मैदान है। दोस्तों, हम अकेले नहीं हैं। जरूरी नहीं कि एलियंस हों, लेकिन ये यूनिवर्स पत्थर, बर्फ और केमिकल से भरा हुआ है जो एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब है। हमारा सोलर सिस्टम बॉर्डरलेस है। दोस्तों, ये थी 3i एटलस की पूरी कहानी, डिस्कवरी से लेकर डिपार्चर तक। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या हमें $5 बिलियन खर्च करके प्रोजेक्ट लायरा 2.0 लॉन्च करना चाहिए या वो पैसे अर्थ पर यूज होने चाहिए? एविलोएब की थ्योरी एलियन प्रोब या दूसरी थ्योरी नेचुरल रॉक? आपका वोट कहाँ है? इस वीडियो की रिसर्च करने के लिए हमारी टीम को बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये मेहनत दिखी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्पेस की दुनिया में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही किसी रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि असली एक्शन अभी शुरू हुआ है। I'll see you in the next one.